हे गाइस, वेलकम टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। आप सभी का दिशा एग्रीकल्चर परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्रॉप इम्प्रूवमेंट बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर का जो पेपर कल है उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच करिए, क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चंस कवर किए गए हैं वो क्वेश्चंस पिछली परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए उन प्रश्नों को यहाँ पे लिया गया। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग एंड तक बने रहना। एक और जानकारी आप सभी के लिए कि दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक करके आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। सो गाइज, पहला क्वेश्चन क्या है? जर्मप्लाज। जर्मप्लाज यानी जनन द्रव किसको बोलते हैं? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। किसी फसल स्पेसीज तथा उसके जंगली संबंधियों में उपस्थित आनुवांशिक द्रव के पूरे समूह को उस स्पेसीज का क्या बोलते हैं? जर्मप्लाज। या मान लीजिए कोई फसल स्पेसीज है, कोई फसल है, कोई जंगली स्पेसीज है ना, उसमें जो जेनेटिक जो हेरिडिटी मटेरियल्स होता है उसके पूरे समूह को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जर्मप्लाज। जर्मप्लाज की थ्योरी किसने दी थी? बीजमान ने। आता है प्रश्न कि जर्मप्लाज सिद्धांत किसने दिया था? बीजमान दिया था। जो जर्मप्लाज ये सिद्धांत है, जो थ्योरी की बात की जाए कि जर्मप्लाज थ्योरी किसने दी थी, तो जर्मप्लाज थ्योरी किसने दी थी? बीजमान ने दी थी। किसने दी थी? बीजमान ने। जर्मप्लाज होता क्या है? किसी फसल स्पेसीज तथा उसके जंगली संबंधियों में उपस्थित आनुवांशिक द्रव के पूरे समूह को उस स्पेसीज का क्या बोलते हैं? जर्मप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है ना। ये क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में आया, तो उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है ना। कंटिन्यू करते हैं क्लास को। उसी सीरीज में दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अभी इसी क्वेश्चन का कुछ भाग रह गया, इसको देख लें पहले अच्छे से। ठीक है ना। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है ना। जन्म द्रव को प्रायः कितने प्रकार की लाइनों में विभाजित किया गया? सो गाइस, जो जन्म द्रव होता है, जो जर्मप्लाज्म होता है, उसको कुल 5 प्रकारों में डिवाइड किया गया है। जैसे नंबर 1 क्या होगा? लैंड रेसेस यानी देसी किस्में। दूसरा है पुरानी किस्में यानी ऑब्सोल्यूट वैराइटीज। थर्ड है वैराइटीज इन कल्टीवेशन, जो वैरायटी खेती के लिए ली जाती हैं। ब्रीडिंग्स लाइन और वाइल्ड फॉर्म्स एंड वाइल्ड रिलेटिव्स। तो जो जर्मप्लाज है उसको मुख्यतः 5 भाग में डिवाइड किया जा सकता है। जो उसकी लाइन है उसको 5 भाग में डिवाइड किया गया। तो जर्मप्लाज का क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये प्रश्न भी एग्जाम में सीधा पूछा गया कि लैंड रेसेस या फिर देसी किस्में क्या होती हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि लैंड रेसेस या फिर देसी किस्में आप किसको बोलेंगे। तो लैंड रेसेस क्या होता है? देसी किस्म का मतलब जो वैरायटी देसी होती हैं। जैसे ये वे पुरानी किस्में हैं जो कि दिए गए क्षेत्र में पुराने समय से उगाई जाती रही हैं। सीधी सी बात है, देसी किस्में ऐसी किस्में हैं जो पुराना क्षेत्र, जो पहले का एरिया था, बहुत पहले क्षेत्रफल में जब की जाती थी। ठीक है ना। और जिनका विकास योजनाबद्ध प्रजनन के बिना हुआ है। यानी देसी किस्मों का जो विकास है वो ऐसे ही हुआ है, इसको कोई प्लानिंग के तहत नहीं हुआ, इसमें कोई जेनेटिक चेंज करके नहीं हुआ, ऐसे स्वतः उसका विकास हुआ। ठीक है ना। तो लैंड रेसेस या फिर देसी किस्में क्या होती हैं? ये बेपुरानी किस्में हैं जो कि दिए गए क्षेत्र में पुराने समय से उगाई जाती रही हैं और जिनका विकास योजनाबद्ध प्रजनन के बिना हुआ है। सामान्यतः इनमें बहुत अधिक आनुवांशिक विविधता पाई जाती है और स्थानीय मृदा जलवायु में अत्यधिक अनुकूलित होती हैं। इनमें बहुत उपयोगी जीन्स पाए जाते हैं। यानी जो देसी वैराइटीज होती हैं, है ना, वो अत्यधिक अनुकूलित होती हैं, वो कहीं भी सरवाइव कर सकती हैं और उसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं, विविधता पाई जाती है, जेनेटिक वेरिएशन पाया जाता है, ताकि जो हाइब्रिड वैरायटी तैयार की जाती है उनके सुधार में इनका यूज किया जा सकता है। तो ये प्रश्न भी परीक्षा में आ चुका है, इसको भी आप अच्छे से याद करना। क्वेश्चन नंबर 3।
सेंटर ऑफ ओरिजिन, ये भी प्रश्न एग्जाम में सीधा पूछा गया कि सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है। तो एक रूसी जेनेटिक्स्ट, मतलब एक रूसी अनुवांशिकविद जो वैज्ञानिक बेबीलोव हैं, उनके सहयोगियों ने बताया कि संसार भर से फसलों एवं उनके जंगली संबंधियों के बहुत से विभिन्न प्रारूपों का संग्रह किया। इन्होंने आगे इस संग्रह का व्यापक अध्ययन किया। इन अध्ययनों के आधार पर बेबीलोव ने सुझाव दिया कि फसलों को जंगली स्पीशीज से उद्गम संसार के कुछ विशेष क्षेत्रों में हुआ। इन क्षेत्रों को उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ओरिजिन इनको बोला जाता है, ठीक है ना। उद्गम केंद्रों में फसलों एवं उनकी जंगली संबंधी स्पीशीज के ढेर सारे, थोड़े बहुत नहीं ढेर सारे भिन्न प्रारूप पाए जाते हैं। किंतु बाद में यह प्रश्न उठाया गया कि वास्तव में इन उद्गम केंद्रों में ही फसल स्पीशीज का जंगली स्पीशीज से प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसा कहा गया कि बेबीलोव द्वारा प्रस्तावित उद्गम केंद्र साधारणतया पहाड़ियों एवं घाटियों वाले क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों में अत्यधिक पारिस्थितिकी विविधता पाई जाती है। अतः इन क्षेत्रों में पाए जाने वाली स्पीशीज में भी अत्यधिक विविधतापूर्ण प्रारूपों के अवस्थित होने की प्रत्याशा एक्सपेक्ट की जा सकती है। अतः यह सुझाव दिया गया कि उद्गम केंद्रों को सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी कहना अधिक उपयुक्त नहीं होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न, इसको आप अच्छे से थोड़ा देख लेना, एग्जाम में ये कई बार आया है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेनेटिक एरोजन यानी अनुवांशिक अपरदन किसको बोला जाएगा? तो कल्टीवेटेड फॉर्म्स एवं उनके जंगली संबंधियों में उपस्थित वेरिएबिलिटी में धीरे धीरे कमी होने को क्या बोलते हैं? जेनेटिक इरोजन। चाहे वो जंगली स्पीशीज हो, चाहे वो कल्टीवेटेड वैरायटी हो, स्पीशीज हो, उनका जो जेनेटिक जो अनुवांशिक गुण है उसमें धीरे धीरे कमी आना, अनुवांशिक गुणों का क्षय होना, ये क्या कहलाता है? जेनेटिक इरोजन कहलाएगा। जब अनुवांशिक गुणों का क्षय होगा, अनुवांशिक गुण धीरे धीरे कम हो जाए तो जो भी वैरायटी होगी वो उतनी उत्कृष्ट वैरायटी नहीं रह पाएगी, ठीक है ना। प्रकृति में यह विविधता एक बहुत बड़े कालखंड के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसलिए यदि यह विविधता लुप्त हो गई तो इसे एक छोटे कालखंड के दौरान पुनः उत्पन्न करना लगभग असंभव होगा। यानी जो भी जेनेटिक्स जो कैरेक्टर्स हैं, अगर ये लॉस हो रहे हैं किसी भी वैरायटी में धीरे धीरे, तो इनकी भरपाई करना जो आने वाले समय में इतना आसान काम नहीं रहने वाला है। अनुवांशिक अपरदन मानव की देन है और विडंबना है। पादप प्रजनन में मानव की सफलता इसका एक मुख्य गुण है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जेनेटिक एरोजन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, तो इसे भी आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथेसिस किसको बोला जाएगा? एंथेसिस, व्हाट इज एंथेसिस या फिर पुष्पन? तो कोई भी फ्लावर है, कोई भी पुष्प है, पहली बार खुलने या फिर खिलने को, कोई भी फ्लावर या पुष्प है पहली बार खिलता है या फ्लावर खुलता है, इसी कंडीशंस को क्या बोलते हैं? एंथेसिस। पुष्पन का विवरण पादप स्पीशीज व वातावरण पर निर्भर करता है। यानी जो एंथेसिस का प्रोसेस है ये इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। किसी स्पीशीज में पर परागण का परिमाण पुष्पन पर निर्भर होता है। इसके साथ ही संकरण की सफलता के लिए एंथेसिस का ज्ञान होना अति आवश्यक है। धान का पुष्प जैसे लेमा व पेलिया से घिरा होता है। इसमें दो लॉडिक्यूल्स होते हैं, जैसे दल और बाह्य दल, और पुंकेसर की संख्या 6 होती है और अंडाशय की संख्या 1 होती है। तो इस संपूर्ण घटनाक्रम को ही क्या बोलते हैं? एंथेसिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी बेहतरीन तरीके से आप तैयार कर लेना। ये क्वेश्चंस सारे एग्जाम में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए, तो उनको हमने इस वीडियो में कवर किया। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस प्रकार धान की बौनी किस्मों का विकास, यानी ये प्रश्न भी आया सीधा एग्जाम में,
कि डबार वैरायटीज ऑफ राइस, यानी धान की जो बौनापन है वो क्यों है, इसका कारण क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए, ऐसा प्रश्न आया है। तो इस प्रकार धान की बौनी किस्मों का जो डेवलपमेंट है एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इन किस्मों का जो विकास है ओराइजा सटाइवा वैरायटी जापोनिका की जल्दी पकने वाली किस्म डीजी बू जीन से प्राप्त बौनेपन जीन के प्राप्त से हुआ है। यानी जो भी वैरायटी डबार वैरायटी धान में बनाई गई हैं वो डीजी बू जीन के कारण ही बनाई गई हैं। ओराइजा सटाइवा जो वैरायटी थी उसकी जापानिका स्पीशीज से जो है डीजीबू जीन कलेक्ट करके और इसका यूज करके जो है धान की बहुत सारी बौनी किस्मों का विकास किया गया है। ताइवान में विकसित टाइचुंग नेटिव वन तथा फिलीपींस स्थित एरी यानी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में है। यहाँ से एक वैरायटी निकाली गई IR8, है ना। इसका विकास 1966 में भारत में इंट्रोडक्शन किया गया था। वैरायटी जो फिलीपींस मनीला में निकाली गई थी IR8 और इसका इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में। यह बौनी किस्म फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव, पतन रोधी होती है, अधिक उपज देने वाली होती है। यानी जो डीजीबू जीन से बनाई हुई जो भी वैरायटी होंगी वो अच्छी उपज देंगी, फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव होंगी, लॉजिक रेसिस्टेंट होंगी, गिरने की समस्या नहीं होगी, उपज भी ये वैरायटी अधिक देंगी। अतः ये भारत में बहुत ही लोकप्रिय हुई, परंतु ये किसमें बैक्टीरिया पूर्ण ग्राही यानी बैक्टीरिया सही जो बीमारी है उनका प्रकोप इस पर ज़्यादा होता था। बाकी तो वैरायटी ये सही थी इनका जिसमें प्रयोग हुआ, लेकिन बैक्टीरिया के द्वारा जो बीमारी होती उसके उनसे हानि ज़्यादा होती है, ठीक है ना। परिणाम स्वरूप अब इनका स्थान अन्य बौनी किस्में जैसे उन्नतशील और रोगरोधी जैसे जया है, रत्ना है, आकाशीय है, IR36 इन आदि वैरायटी ने इसका जगह ले लिया है, ठीक है ना। एक इसमें प्रकाश असंवेदी भी है जिसमें धान की खेती पंजाब में भी संभव हो सकी। इसके साथ ही साथ गेहूं व धान की नई किस्में अपेक्षाकृत जल्दी पकने वाली हैं, जिससे किसान अब गेहूं धान चक्र जो क्रॉप रोटेशन है उसको आसानी से अपना रहा है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी परीक्षा में आया कि जीन से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज जीन, जीन क्या है। तो इसकी परिभाषा बहुत अच्छी है, गुणसूत्रों पर स्थित DNA की बनी बे अति सूक्ष्म रचनाएं यानी संरचनाएं। गुणसूत्रों पर स्थित DNA की बनी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों को धारण कर उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करती हैं, उनको क्या बोलते हैं, जीन। यानी जीन के कारण ही जो 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 लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर होते हैं वो जीन ही होते हैं, लक्षण कभी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं। तो जीन आनुवांशिक गुणों की वंशागत के लिए उत्तरदायी होता है ना। और जीन की खोज किसने की थी, जोहानसन। जीन की खोज एक वैज्ञानिक थे जोहानसन, उन्होंने की थी। तो जीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जीन की खोज की थी, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेसल क्या है, तो मक्का के नर पुष्प को क्या बोलते हैं, टेसल। मक्का का जो नर पुष्प होता है उसको बोलते हैं टेसल। और मक्का के पौधे में पहले नर पुष्प निकलता है, यानी जो मक्का का प्लांट्स है उसमें पहले नर पुष्प ही निकलेगा, ठीक है ना। बाद में जब नर पुष्प निकल आता है उसके 15 दिन बाद मादा पुष्प निकलता है जिसको बोलते हैं सिल्क, है ना। और नर पुष्प का मुख्य काम क्या होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करना। और जब फल का विकास हो जाता है तब इसको अगर रिमूव कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं डिटेसलिंग। डिटेलिंग नहीं यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे थोड़े मिस टाइपिंग है, डिटेसलिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिटेसलिंग, ठीक है ना। तो ये पूरी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसे आप अच्छे से वीडियो पूरा वॉच करना। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और बहुत जल्दी हम नोट्स भी लॉन्च करेंगे, तब आपको जानकारी वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाएगी। उम्मीद है आज का जो पेपर आपका हुआ है रैनफेड का वो पेपर अच्छा हुआ होगा और बहुत सारे विद्यार्थियों ने लाभ प्राप्त किया होगा। जिन्होंने नोट्स परचेज किया है उनका बहुत अच्छा पेपर हुआ है और काफ़ी प्रश्न सीधे नोट्स से मिले हैं। तो उम्मीद है आप सभी का पेपर बढ़िया हुआ होगा। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। नमस्कार।